अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मैं वो बता देता हूँ पिछले लेक्चर तक। अगर नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। तो नहीं, होपफुली अगर क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। हमने लास्ट टाइम जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड पढ़ा था, और इसमें हमने क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे तक अप टू दैट पॉइंट हमने इसको पढ़ा था। अब हम इससे आगे जो चलेंगे वो आपके पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत सिंपल सिंपल से 2-3 ग्राफ हैं जो हम प्लॉट करते हैं। ये आप लोगों को बड़े इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे। ये कुछ इसका पिक्टोरियल एविडेंस जो है वो आपको एक्सेल के ऊपर मैं अभी बना के भी बता दूंगा। और होता ये है कि अगर आपने कभी अपनी ग्रेडिंग शीट देखी हो, जो कि नॉर्मली मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, बने नज़र आते हैं। ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहे हैं? ये ग्राफ असल में आपको बता रहा है कि ग्रेडिंग वाइज कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये ग्रेड अचीव किया है। लाइक आपके पास ए ग्रेड के ऊपर 5 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह से ये नेगेटिव के ऊपर 5 स्टूडेंट्स हैं। और ये जो ग्राफ है ये आपकी ये हुआ क्या असल में एक डाटा है जिसको आपने पिक्टोरियल एविडेंस के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे आपने कुछ डाटे का ग्राफ बनाया, उस ग्राफ से अब आपको पता चल सकता है कि अगर मैं देखूँ कि सबसे मैक्सिमम ग्रेड कौन सा अटेन हुआ है, तो मैं फ़ौरन देख के बता सकता हूँ कि जी ये जो सी ग्रेड है ये सबसे ज़्यादा अटेन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सबसे मिनिमम ग्रेड कौन से अटेन हुए हैं, वो एफ और डी हैं। उसमें 3 एफ हैं और 3 डी हैं जो अटेन हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप करते क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप डाटा के इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप असल में पिक्टोरियल एविडेंस दे रहे होते हैं। जो डाटा के ऊपर आपने वर्किंग की होती है उसको आप कंसाइज करके बताना चाह रहे होते हैं कि जो देखने वाला है उसको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स की समझ लग सके। ये है असल में एसेंस ग्राफ को या डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने का। ये जो ग्राफ अभी आपके सामने है इसको आप बार ग्राफ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास सिंपल ये बार्स बनी है, ये लंबी लंबी बार्स बनी है जिनकी एक सर्टन विड्थ है और जिनकी एक सर्टन हाइट है। ठीक है जी, वो हाइट कैसे एडजस्ट होती है, विड्थ कैसे एडजस्ट होती है, वो हम देखते हैं। तो आपके पास बार चार्ट जो होते हैं या बार ग्राफ जो होते हैं, इनमें आपके पास क्या होता है कि बार ग्राफ या बार चार्ट्स में आपके पास बार्स बनती हैं, वर्टिकल बार्स बनती हैं। उनकी एक सर्टन आपके पास विड्थ होती है और एक सर्टन उसकी हाइट होती है। तो वो आगे जाके क्या चीज़ गवर्न करती है वो हम देख लेंगे। एक इस तरह के ग्राफ होते हैं और एक पाई ग्राफ्स होते हैं, वो आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो सेकंड जो टाइप है उसमें पाई चार्टिंग होती है। पाई चार्ट में आपके पास एक राउंड सर्कल होता है पूरे का पूरा, तो सर्कल का जो 360 डिग्री आपके पास टोटल अवेलेबल होते हैं। किसी भी सर्कल का जो एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल टोटल जो होता है वो 360 होता है। तो 360 डिग्रीज को आप डिवाइड करते हैं डिफरेंट तरह की जो डाटा क्लासिफिकेशन होती है उसमें। जैसे अगर हम बात करें, अब ये जो आपके पास ग्राफिकल डाटा है इसमें आपके पास कॉमन यूजेज ऑफ ग्राफ मैंने आपको अभी बताए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें यही ज़्यादातर चीज़ें लिखी हुई। सिंपल बार डायग्राम की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ रॉटन पोटैटोज, पिछली दफ़ा जो हमने एग्जांपल की थी उसमें हमारे पास जो डिस्क्रीट डाटा आ रहा था उसमें एग्जांपल थी कि आपने 20-20 का सैंपल लिया और 20-20 के सैंपल में से आपने देखा था कि खराब आलू कितने निकलते हैं। जब 0 खराब आलू निकलते हैं तो तब आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही थी 5। फिर जब आपके पास 1 खराब आलू निकलता है तो तब आपके पास फ्रीक्वेंसी 6 आ रही थी। इसी तरह से आपके पास 4, 4 और 1, टोटल आपके पास 20 ऐसे केसेस थे जिनमें आपके पास या तो बिल्कुल कोई भी आपके पास आलू जो है वो ख़राब नहीं निकल रहा था, या 1 निकल रहा था, या 2, 3 और 4। ये पॉसिबिलिटीज़ आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो थी वो 21 थी। अगर इसका ग्राफ अगर आपको प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो 2 चीज़ों के दरमियान ये ग्राफ बन सकता है। नंबर ऑफ रॉटन पोटैटोज, कि कितने नंबर ऑफ रॉटन पोटैटोज होंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा ऐसा होने के चांसेस हैं, कितनी दफ़ा ऐसा मतलब अकर हुआ है, वो आपके पास आ जाएगा। और आपके पास नंबर ऑफ रॉटन पोटैटोज आ जाएंगे। तो अगर ग्राफ इसका बनाएं तो ये आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा जिसमें आपके पास अगर 0 नंबर ऑफ पोटैटोज हैं तो वो 5 है फ्रीक्वेंसी उसकी। वह एक्सिस के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी ले ली और एक्स एक्सिस के ऊपर आपने नंबर ऑफ रॉटन पोटैटोज ले ली। जब आपके पास कोई भी पोटैटो जो है वो रॉटन नहीं होता तो 5 है उसके इसमें फ्रीक्वेंसी। जब 1 होता है तो तब आपके पास 6 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है जी। और जब आपके पास 2 रॉटन पोटैटोज होते हैं तब आपके पास फ्रीक्वेंसी 4 है। 3 है तो तब भी 4 है। अगर 4 आपके पास रॉटन पोटैटोज निकलते हैं तब फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 है। तो ये आपने सिंपल पॉइंट्स लगा लिए। पॉइंट्स लगाने के बाद अब आप क्या करते हैं, डिस्क्रीट डाटा के केस में यूजुअली आपके पास इस तरह से लाइन के ग्राफ आ रहे होते हैं।
जब आप कंटिन्यूस डाटा की बात करेंगे, जिसमें कंटिन्यूस डाटा वो डाटा था जिसमें हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बनती थी, क्लास लिमिट्स बनती थी और फिर फ्रिक्वेंसीज हम डिसाइड करते थे। अच्छा, आवाज़ थोड़ा ना अपने मोबाइल की आवाज़ भी बढ़ा के देखें, क्योंकि मैक्सिमम जो पॉसिबल आवाज़ जितनी हो सकती है ना, मैं उतना ही बोल रहा हूँ। और अपने मोबाइल का भी थोड़ा सा, मेरे ख्याल में आपके मोबाइल का भी इशू हो सकता है, तो उसकी भी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा के देखें, उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास जब डिस्क्रीट डाटा होगा, डिस्क्रीट डाटा वो डाटा होता है जिसमें आपके पास फंक्शंस सॉरी स्टेप्स आ रहे हैं। जब आपके पास कंटिन्यूस डाटा होता है तो तब आपके पास बार्स बनती हैं। वो बार्स कैसे बनती हैं वो आगे हम देखेंगे। दूसरी जो टाइप है वो मल्टीपल बार डायग्राम है। मल्टीपल बार डायग्राम को समझने के लिए आप एक एग्जांपल हम नोट करते हैं। वो एग्जांपल ये है कि फॉलोइंग डाटा इज अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन डिफरेंट लोकेलिटीज ऑफ द पंजाब फॉर ईयर 1987 टू 1988 89 1987, 1988 और 1989 तीन ऐसे साल हैं जिनमें आपने क्या किया, व्हीट की प्रोडक्शन नोट की। किन चीज़ों की? तीन डिफरेंट लोकेलिटीज़ की। पंजाब के अंदर तीन डिफरेंट लोकेलिटीज़ की आपने वीट की प्रोडक्शन नोट की। तीन डिफरेंट रीजन है। जैसे अगर हम बात करें, आपने फॉर एग्जांपल कानपुर का एक रीजन है, एक रहीमिया खान का रीजन है और एक सादकाबाद, ये तीन रीजन है। तो इनकी आवाज़ जो है वो आप सॉरी आवाज़ का यार ये जो इशू है इसको रिजॉल्व करें। अगर नहीं होता तो आप कंप्यूटर के ऊपर ज्वाइन करें। बाकियों को आ रही है, आप बार बार मैसेज ना करें, लेक्चर के ऊपर फोकस करें। लोकेलिटी तीन हमने लोकेलिटीज़ दोबारा हमने तीन लोकेलिटीज़ जो हैं वो हमने डिसाइड की। लाइक रहीमिया खान है, इसके बाद आपके पास कानपुर है और उसके बाद आपके पास फर्ज करें सादकाबाद है। तो ये तीन लोकेलिटीज़ हैं। इनके तीनों लोकेलिटीज़ के 1987 में कितनी प्रोडक्शन हुई वीट की, गंदम की कितनी काश्त हुई और उस नेट प्रोडक्शन कितनी आई, वो हमने नोट कर ली। फर्ज करें लोकेलिटी वन इज़ योर रहीमिया खान, तो लोकेलिटी वन के लिए हमने वो नोट कर ली। फिर 1987 में ही लोकेलिटी टू के लिए नोट की कानपुर। फिर 1987 उसी साल में तीसरी लोकेलिटी जो कि 800 है, तीसरी लोकेलिटी जो कि सादिकाबाद है, उसकी प्रोडक्शन नोट की, वो 800 है। अब इसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल दो आ रहे हैं। एक लोकेलिटीज का वेरिएबल आ रहा है, डिफरेंट रीजन है, तीन रीजन है हमारे पास। और फिर उसी तरह से तीन साल हैं डिफरेंट, 1987 भी है, फिर 88 भी है, फिर 89 भी है। यानी दो आपके पास वेरिएबल्स आ गए या दो पैरामीटर्स आ गए जिनकी बेसिस के ऊपर आप इनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो एक पैरामीटर आ गया हमारे पास ईयर्स, ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो जो आप ईयर्स में आप प्रोडक्शन को नोट कर रहे हैं। और दूसरा आ गया कि रीजन कौन कौन से। तो रीजन्स की जब आप बात करेंगे वो भी वेरिएबल के तौर पर ट्रीट हो रहा है और ईयर्स जो हैं वो भी आपके पास वेरिएबल के तौर पर ट्रीट हो रहे हैं। तो ये दो अलग अलग पैरामीटर्स आ गए। तो इस केस में आपने डायग्राम कैसे बनानी होती है? इस केस में मल्टी बार डायग्राम बनती है। मल्टी बार डायग्राम में आप शेड करते हैं। जैसे 1987 की अगर बात करें तो 1987 सॉरी हमने ईयर्स रख ली एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्रोडक्शन रखी। अब प्रोडक्शन तीन डिफरेंट लोकेलिटीज़ की है, तो तीन डिफरेंट लोकेलिटीज़ को शो करने के लिए आपने तीन डिफरेंट तरह की बार्स बनाई। तीन डिफरेंट तरह की बार्स को आप कैसे शो कर सकते हैं? शेडिंग के थ्रू शो कर सकते हैं। जैसे लोकेलिटी वन जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है। लोकेलिटी टू जो है वो आपके पास डायगोनल लाइंस आ रही हैं। लोकेलिटी थ्री में आपके पास क्या आ रहे हैं? क्रॉसेस आ रहे हैं। तो लोकेलिटी वन की जो बायर डायग्राम है वो फुली फिल्ड है, वो आपके पास 500 आ रही थी, वो आपने 500 के ऊपर एक बार बना दी। फिर आपने अगर लोकेलिटी टू की बात की तो तब आपके पास 600 प्रोडक्शन आ रही थी, तो आपने 600 के ऊपर बार डायग्राम बना दी और इसको शेड कर दिया एज पर लोकेलिटी टू। लोकेलिटी थ्री की अगर बात करें तो 800 के ऊपर है और लोकेलिटी थ्री को आपने 800 के ऊपर जो है वो बना के आपने शेड कर दिया। इसी तरह से 1988 में आपने तीनों पॉसिबिलिटीज़ को या तीनों लोकेलिटीज़ को बनाकर शेड कर दिया। 1989 में भी सेम इसी तरह से आपने तीनों की प्रोडक्शन को शो कर दिया बार डायग्राम पे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं वो एड्रेस कर देता हूँ, अदरवाइज आगे चलो। ये है मल्टी बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम में आप किसी एक इसके कंपोनेंट को ले लें। फर्स्ट करें लोकेलिटी थ्री है और कोई लोकेलिटी नहीं है। लोकेलिटी थ्री के लिए आपके पास ये जो क्रॉस वाली तीन बार्स हैं ये आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पैरामीटर मल्टीपल पैरामीटर्स आ जाएं जिनकी बेसिस के ऊपर आप डाटा अटेन कर रहे हो तो तब आपने मल्टी बार डायग्राम बनाना है।
क्वेश्चन ये आपकी एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं, आपने इस तरह की ये बार डायग्राम्स बनानी होगी पेपर में। फ्रीक्वेंसीज पहले आप एवेलुएट करेंगे। लास्ट टाइम तक जैसे मैंने इससे पिछली एग्जांपल में बताया कि लास्ट टाइम तक हम यहाँ तक पहुँचे थे, या आप अगर एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, फ्रीक्वेंसीज हमने एवेलुएट की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जब आप एवेलुएट कर लेते हैं तो नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो दें, बार डायग्राम की फॉर्म में दें या फिर पाई चार्टिंग की फॉर्म में। वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तब आपको पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम जो है इसको आप कंपोनेंट बार डायग्राम भी कहते हैं। ये किस तरह से बनती है? इसमें इस तरह से होता है कि फर्ज करें आपके पास आप डाटा अटेन कर रहे हैं ब्लड ग्रुप्स का। अब ब्लड ग्रुप ए है तो उसके लिए डाटा आप अटेन कर सकते हैं, और सैंपल्स में दूसरी आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि मेल और फीमेल हो सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए है, बी है, या उनका ओ निकल सकता है। ठीक है, अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप निकलता है तो वो एक पॉसिबिलिटी है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। किसी का ए निकलता है तो वो एक पॉसिबिलिटी है। इस तरह से ब्लड ग्रुप बी अगर किसी स्टूडेंट का निकलता है तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये होगी ब्लड ग्रुप के वाइज पॉसिबिलिटीज। अब ये मेजर पॉसिबिलिटीज ओ, ए और बी, यही ग्रुप्स होंगे आपके तीन। अब फर्ज करें जिसको आप टेस्ट कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल, तो ये क्या है, ये आपका फर्दर डाटा डिवाइड होता जा रहा है, क्लासीफाई होता जा रहा है। फर्दर आप इसको सब डिवाइड करते जा रहे हैं डाटा को। तो जब आप फर्दर डिवाइड करते जाएंगे डाटा को, फर्दर आप डिवाइड करते जाएंगे डाटा को, तो तब आपके पास क्या होगा? तब आपके पास ये होगा, फर्ज करें ये एग्जांपल है, देयर वर 500 पीपल ऑफ ब्लड ग्रुप ए, 300 of blood group B and 400 of blood group O. After classification, it was observed that kind 1 there were 200 females, for kind 2 there were 100 females, and for kind 3 there were 300 females. अब आपके पास टोटल जो ग्रुप है A, वो आपके पास 500 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 200 फीमेल हैं, तो मेल कितने हुए? 300। इसी तरह से ब्लड ग्रुप बी जो है वो आपके पास 400 स्टूडेंट्स हैं, तो 300 ब्लड ग्रुप बी के स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से 100 जो हैं वो आपके पास फीमेल, तो 200 आपके पास मेल होंगे। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ जो है उसमें 400 आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 200 उसमें से फीमेल हैं, तो 200 मेल होंगे। तो ये हमने क्या किया? विड्रॉ किया इस डाटा को। अब आपने इसको शो कैसे करना है? आपने इसको शो ऐसे करना है कि सबसे पहले आपने खाली बार डायग्राम्स बनाई, और उसके ऊपर आपने टोटल लिख दिया कि काइंड ए यानी काइंड 1 यानी ए ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 500 हैं। फिर इसके बाद जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनकी डिटेल लिख दी, जिनका ओ है उनकी डिटेल लिख दी। अब आपने इसको क्लासीफाई करना है कि इसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो आपने मेल की पॉसिबिलिटी को शेड कर दिया किसी एक कलर के साथ, इसी तरह से फीमेल की पॉसिबिलिटी को आपने दूसरे कलर के साथ शेड कर दिया। तो ये आपकी बार थी, इसको आपने सब डिवाइड कर दिया दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन। तो ये कब होता है? ये आपको आप इसको क्या कहते हैं? आप इसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम कहते हैं या कंपोनेंट बार डायग्राम कहते हैं। जब आपके पास डाटा के डिफरेंट कंपोनेंट्स बन रहे हों तो तब ये यूज़ होता है, या आप डाटा को क्लासीफाई कर सकते हो तो तब आपके पास ये यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पाई डायग्राम की होती है। पाई डायग्राम में आपके पास एक कंप्लीट सर्कल बनता है, और कंप्लीट सर्कल में आपने डिफरेंट चीज़ों को शो करना होता है। जैसे इस एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहें तो आपको बेहतर समझ लग जाएगी। The data are available regarding total production of urea fertilizer and its use on different crops. The total production of urea is 2000 kg. 200,000 kg आपके पास टोटल यूरिया की प्रोडक्शन है, एंड इट्स कंजप्शन फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। और जब आपके पास टोटल 200 आपके पास यूरिया है, 200,000 मतलब 200,000 आपके पास केजीज यूरिया के हैं, तो आप डिफरेंट क्रॉप्स में उसको यूज़ करते हैं। वो क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और उनकी यूटिलाइजेशन कितनी होती है यूरिया की, वो इसमें लिखा हुआ है। पहली क्रॉप है आपके पास वीट की, गंदम की। फिर आपके पास है शुगर कैन यानी गन्ने की है। फिर आपके पास मेज़ है यानी आपके पास ये जिसको हम कहते हैं मकई, उसकी है।
फिर लेंटिल है आपके पास, ये चार आपके पास क्या होगी क्रॉप्स आ गई। इनके अंदर कितना कितना यूज हुआ है, 75,000 केजीज आपके पास यूज हुए वीट में, 80 आपके पास शुगर केन में, और मेज में आपके पास 30,000 केजीज यूज हुए, और लेंटल्स में आपके पास 15,000 केजीज आपके पास यूज हुए। अब आपने करना क्या है, मेक एन अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा। आपने इसकी एक अप्रोप्रिएट डायग्राम बनानी है जिससे आपके पास डाटा की रिप्रेजेंटेशन हो सके। जब इस तरह की फॉर्मेशन आ जाए जिसमें आपके पास एक टोटल एक चीज़ अवेलेबल है और आपके पास मल्टीपल जगहों पे आप उसको क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ही कोई एक सर्टन चीज़ है, जैसे यहाँ पे यूरिया है, या हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास वीट की प्रोडक्शन है जी, फर्ज करें 10,000 10,000 केजीज आपके पास वीट की प्रोडक्शन है, आपने 3 डिफरेंट लोकेलिटीज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप एक अप्रोप्रिएट डायग्राम बनाएं ताकि आपका डाटा रिप्रेजेंट हो सके, तो आप पाई डायग्राम को बनाएं। पाई डायग्राम बनती कैसे है कि जो आपके पास कंपोनेंट का पोर्शन आ रहा है, जैसे अगर हम वीट की बात करें तो वीट में आपके पास 75,000 केजेस हैं, तो 75 डिवाइडेड बाई जो टोटल यूरिया के केजेस हैं तो आपके पास कितने हैं, 200,000। तो 200,000 75 को आप 200,000 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ। 360 के साथ मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्यों, वो इसलिए करेंगे कि 360 आपके पास ये असल में जो इसका रिजल्ट आएगा वो एंगल आएगा, और 360 आपके पास सर्कल का टोटल एंगल होता है। तो अगर हम बात करें, ये देखें इस डायग्राम के अगर आप देखते हैं तो आपके पास वीट की डायग्राम अगर हम देखें तो इसका एक एंगल आ रहा है। वो एंगल कैसे निकल रहा है, वो एंगल हमने जितना वीट का पोर्शन यूज हुआ वो डिवाइडेड बाय आपके पास जो टोटल अवेलेबल है वो मल्टीप्लाई आपका इसको कर रहे हैं 360 के साथ। तो 360 के साथ जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल निकल आएगा 135 डिग्री आपके पास निकल आया एंगल वीट के केस में। शुगर केन के केस में 144 एंगल निकल आया। फिर 54 एंगल निकल आया आपके पास किसके, मेज के केस में, और लेंटल के केस में आपके पास 27 डिग्रीज निकल आया। ये यहाँ पे ये डिटेल शो की। अब जब मैं इसका पाई चार्ट बनाना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले मैंने सर्कल लगाया, सर्कल के बाद ये मैंने एक रेफरेंस लाइन रखी। आप इसको वर्टिकल भी रख सकते हैं, आप इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं। जब आपने ये रेफरेंस लाइन रखी तो उसके बाद आपने वीट का पोर्शन शो कर दिया। वीट के पोर्शन में हमारे पास एंगल आ रहा था 135 डिग्री, तो आप प्रोट्रैक्टर के थ्रू 135 डिग्री के ऊपर लाइन लगाएंगे और कट करेंगी जहाँ पे वो सर्कल को लाइन वो आपने प्लॉट कर दी, और इसको आपने शेड कर दिया कि ये वीट का एरिया। जब आपने इससे अगले वाला एंगल लगाना है जो शुगर कैन का एंगल है, तो तब आप रेफरेंस लाइन इसको नहीं लेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो वीट की एंड लाइन आई है, एंगल लगाने के बाद जो लाइन आई है, आप इसको रेफरेंस लाइन लेंगे और 144 के ऊपर निशान लगाएंगे। 144 डिग्री आपने यहाँ पे लगाया। उसके बाद मेज का जो एंगल है सेम इस तरह से ये रेफरेंस लाइन आएगी आपके पास और मेज का एंगल बनेगा। लेंटल्स के एंगल के लिए आपके पास ये जो मेज की लास्ट लाइन आ रही है वो और लेंटल्स का एंगल बनेगा। टोटल आपके पास 360 डिग्री होते हैं जिनको आपने डिवाइड किया, किस तरह से डिवाइड किया, इस तरह से डिवाइड किया, और उसके बाद आपने क्या किया, इसको प्लॉट किया पाई डायग्राम पर। ठीक है जी। हाँ जी, रोल नंबर 37। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी बताएं। सर जो सबसे पहली क्वांटिटी होगी उसके लिए रेफरेंस लाइन जो है सर वो ओरिजिन से जो होती है वही रखेंगे जी एंगल के लिए जो डी पे होगी। जी जी। आप वो ओरिजिनल लाइन जो रेफरेंस लाइन है वो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, वर्टिकल भी ले सकते हैं। यहाँ पे वर्टिकल ली गई। ठीक है जी। ये सर हमारे खुद की चॉइस होगी वर्टिकल या हाँ जी हॉरिजॉन्टल। हाँ जी हाँ जी। थैंक लेकिन यू ये सर। नहीं करेंगे कि आपने कुछ को वर्टिकल मेजर कर लिया, कुछ को फिर हॉरिजॉन्टल करना शुरू हो जाएंगे। जब आपने पहली रेफरेंस लाइन लगा दी तो बाकी सारी क्वांटिटीज आपने उसी के रिस्पेक्ट से फिर आगे चलते जाना। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो पूछो। उसके बाद है जी कंटिन्यूस डाटा के केस में। कंटिन्यूस डाटा के केस में आपके पास जो डायग्राम्स बनती हैं उनको हिस्टोडायग्राम्स कहते हैं, हिस्टोग्राम्स कहते हैं। हिस्टोग्राम्स में क्या होता है, आपके पास इस तरह की डायग्राम्स आती हैं। जो क्लास बाउंड्रीज हमने बनाई थी वो आपकी यहाँ पे प्लॉट होंगी एक्स एक्सिस के ऊपर। वो हमारी 85.5 से स्टार्ट हो रही थी, आपको अगर पिछला क्वेश्चन याद हो, और 115.5 तक जा रही थी। वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ रिमाइंड करवाने के लिए। जो क्लास में हमने क्वेश्चन किया था
उसमें हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी और ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। क्लास बाउंड्रीज हमारी 85.5 से शुरू हुई थी और 90.5 से पहली क्लास बाउंड्री गई। इसमें क्लास बाउंड्री लगानी होती है हिस्टोग्राम में, क्लास लिमिट्स नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते वो आगे जाकर मैं बताता हूँ। ये आ गया और 7 फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज गिवन है, 6, 4, 10, 6, 3 और 1। ये फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज आ गई और ये क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हम चलते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। हिस्टोग्राम के जो एक्स एक्सिस होता है इसके ऊपर आपने क्या करना होता है, क्लास बाउंड्रीज लिखनी होती हैं। वो क्लास बाउंड्रीज जैसे यहाँ पे लिखी गई हैं, आपने स्टार्ट किया सबसे लोअर लिमिट, जो लोअर क्लास बाउंड्री है उससे, वो 85.5 था। उसे जो अपर उसकी बाउंड्री थी वो 90.5 थी। और अपर बाउंड्री चूंकि आपकी नेक्स्ट क्लास की लोअर बाउंड्री बनती है तो वहाँ से आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होती है, 95.5 तक जाती है। फिर सेम इसी तरह से आपके पास सो ऑन आप कहाँ तक पहुँचे, 115.5 तक, यानी 115.5 तक। अब आपने क्रॉसपॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर इसकी प्लॉट कर दी। 85 की जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारे पास आ रही थी 6, तो आपने 6 के ऊपर निशान लगाया और ये आपने 85.5 से लेके कहाँ तक इसको लेके जाना होता है, बार कहाँ तक एक्सटेंड करनी होती है, विड्थ आपने रखनी होती है जितनी उसकी क्लास बाउंड्री की विड्थ है। वो आपके पास कितनी आ रही होती थी, 90.5 से ले 85.5 से लेके 90.5 तक होती थी। तो ये आपने लाइन यहाँ तक लगाई और ये इसकी हाइट आ गई। ठीक है जी। अगर मैं एरिया इसका वैल्यूएट करना चाहूँ तो आपके पास क्या आएगा, इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 90.5 माइनस 85.5 यानी 5 आ गया और मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे, जो इसकी हाइट थी 6 उसके साथ, तो आपके पास पहली वाली जो बार है उसका एरिया निकल आएगा। सेम इसी तरह से ये हिस्टोग्राम आप बनाते जाएंगे, आपके पास जो कंबाइंड फिगर बनता है इसको आप हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस के ऊपर बाउंड्रीज होती हैं, क्लास बाउंड्रीज, और वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लेना, बता दूँ। सर मेरा क्वेश्चन है सर, ये एक्सेल पे बनाएंगे ग्राफ? हाथ से भी बनाएंगे, एक्सेल पे भी बनाएंगे, पेपर में हाथ से बनाएंगे। ओके सर। और एज पर स्केल बनाएंगे, ये याद रखिएगा, ये ग्राफ जो होंगे ये एज पर स्केल बनेंगे। और एरिया मेजर करने के लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप किसी एक रेक्टेंगल को ज्यूम करें, फर्ज करें हम ये जो पहली रेक्टेंगल है इसको ज्यूम कर दें। पहली रेक्टेंगल को अगर आप ज्यूम करते हैं तो इसमें आपके पास एक विड्थ है और एक इसकी हाइट है। तो जब आप एरिया निकालते हैं किसी भी रेक्टेंगल का तो आपको 2 डायमेंशन चाहिए होती हैं, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो आपके पास हाइट है वो 6 है जो इसकी फ्रीक्वेंसी के क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी जितनी है ना इसकी, जब आप हाइट बढ़ाते जाएं तो फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाती है। तो ये एक डायमेंशन आ गई। दूसरी डायमेंशन आपके पास ये बनती है, ये कैसे निकलेगी, ये 90.5 माइनस 85.5 करेंगे तो आपके पास पहली वाली जो हिस्टोग्राम है या पहली बार है उसका एरिया निकल आएगा। बाकी बार्स का एरिया भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। हिस्टोग्राम का एरिया जो है वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, सारों को जमा कर देंगे बाद जी। 37 हो गया। सर ये हिस्टोग्राम जो चार्ट है इसमें सिर्फ ये बार चार्ट ही होगा या पाई चार्ट भी होगा? नहीं, इसमें पाई चार्ट काउंट नहीं होता है, इसमें बार चार्ट होता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो आगे आएगी। ओके सर। अच्छा, ये आ गया अब आपके पास हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लासेस। अगर हम करें, ये क्लासेस क्या है, इक्वल इंटरवल्स हैं, यानी 5-5 का डिफरेंस है सारा। अगर अनइक्वल हो, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात ऐसी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि आपके पास क्लासेस के इंटरवल्स इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, तो फिर आप क्या करते हैं, जैसे अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पे क्लासेस आपके पास 2-4 है, फिर 4-8 है, इनका डिफरेंस आपके पास 2 का है, इसका डिफरेंस 4 का है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ भी 4 का है, यहाँ 6 का हो जाता है और यहाँ पे आपके पास 8 का हो जाता है। ठीक है जी। इंटरवल का साइज जो है वो चेंज होता जा रहा है। पहले वाली जो क्लास है इन दोनों के इंटरवल्स में, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, फिर 4 का है, फिर आपके पास 4 का है, फिर आपके पास 6 का हो जाता है, फिर 8 का हो जाता है। तो एच आपके पास क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। इस केसेस में आप क्या करेंगे, इस केसेस में आपके पास जो फ्रिक्वेंसीज गिवन है 5 है, 10 है, 12 है, 14 है, 6 है, 4 है, इसको आप कैसे लिमिट करेंगे, कैसे इसको प्लॉट करेंगे। इसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करते हैं। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज कैसे बनती हैं, वो ऐसे बनती हैं कि आपके पास जो क्लास का इंटरवल आ रहा है, इंटरवल साइज आ रहा है, या आप विड्थ ऑफ क्लास जिसको आप कहते हैं वो आप इवैल्यूएट कर लेंगे। यहाँ पे पहले वाली क्लास में आपके पास क्या आ रही है, ये बाउंड्रीज हैं,
क्यों बाउंड्रीज हैं? इसकी जो अपर बाउंड्री है वो इसकी लोअर बाउंड्री बन रही है, इसकी अपर बाउंड्री इसकी लोअर बन रही है, इसकी अपर इसकी लोअर, तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं, क्लास लिमिट्स नहीं है, ये डिसाइड हो गया। अब आपके पास क्लास बाउंड्रीज में आप इंटरवल की विड्थ कैसे निकालते हैं क्लास की? ये जो अपर बाउंड्री होती है उसमें से लोअर बाउंड्री माइनस कर देते हैं, या अगर आप 4 में से 2 माइनस करें आंसर तब भी वही है। तो आपके पास 2 आ गई विड्थ ऑफ क्लास पहले वाले के केस में। फ्रीक्वेंसी आपके पास अनलिस्टेड है, तो 5/2 करेंगे तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। यानी फ्रीक्वेंसी को आपने विड्थ ऑफ क्लास से डिवाइड करना होता है। कब? जब आपके पास अनइक्वल इंटरवल्स हो। जब इक्वल इंटरवल्स हो तो तब आपने ये प्रैक्टिस नहीं करनी हिस्टोग्राम बनाते हुए। जब अनइक्वल इंटरवल्स हो तो अब आपने क्या करना है? एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है? फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है विड्थ ऑफ क्लास के साथ। अगर हम सेकंड क्लास की बात करें तो विड्थ 4 है, फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 10/4 करेंगे तो तब आपके पास हाइट ऑफ रेक्टेंगल या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। इसी तरह से सो ऑन, हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी, 2.5 आ गई, 2.5 आ गई, 3 आ गई, 3.5 आ गई, 1 आ गई और 0.5 आ गई। ये आ गया आपके पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। जब आपने इसकी हाइट हिस्टोग्राम बनानी है तो तब आपने ये नीचे तो क्लास बाउंड्रीज लिख दी। पहली क्लास बाउंड्री थी 2 से 4 तक, फिर 4 से 8 तक, फिर 8 से 12 तक, फिर 12 से 16 और 16 से 22 तक, और लास्ट थी आपके पास 22 से 30 तक। अब आपके पास जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आई हैं आपने वो यहाँ पे प्लॉट करना है। आपने फ्रीक्वेंसीज प्लॉट नहीं करनी अन इंटरवल अनइक्वल इंटरवल्स के केसेस में। आपने क्या करना होता है? आपने अनइक्वल इंटरवल्स के केस में आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको प्लॉट करना है। यहाँ तक अगर नहीं समझ लगी तो मुझसे पूछने में दोबारा बता देता हूँ। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को ही प्लॉट करते हुए आपने हिस्टोग्राम जो है उसको प्लॉट करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को रेफरेंस करते हुए। नीचे क्लास बाउंड्रीज आनी है, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज ही आएंगे आप। अगर डिस्क्रीट डाटा हो तो उस केस में क्या करना है? डिस्क्रीट डाटा के केस में आप ये करते हैं कि आपके पास 0 के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा। फर्ज करें जब रॉटन पोटैटोज आपके पास 0 थे तो तब आपके पास केस था फ्रीक्वेंसी का 4 आ रहा था, ठीक है। जब 1 थे तो तब ये आ रहा था, 2 थे, 4, 3 थे और इस तरह से सो ऑन आपके पास वैल्यूज हैं। ये आपने डॉटेड लाइन के साथ शो करना है और इसके हाफ को इधर एक्सटेंड कर देना है जो भी आप स्केल रख रहे हैं ना। जब आप स्केल के साथ लगाएंगे, आपने 0 लगाया फर्ज करें 1 के ऊपर, तो 1 का 0.5 आपने इधर कर देना है और 0.5 भी इधर कर देना है, ठीक है। जब आप 0.5 इधर करेंगे तो अगले वाले का सेम इस तरह से ये लाइंस मैच होना शुरू हो जाएंगे। तो डिस्क्रीट डाटा के केस में आपने क्या करना होता है कि जो आपका पॉइंट है वहाँ से 50% लेफ्ट साइड पे और 50% राइट साइड पे जाना होता है, जो भी आप डायमेंशन रखते हैं, जो स्केलिंग आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ये हिस्टोग्राम है आपके पास डिस्क्रीट डाटा के केस में। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डाटा के केस में आप इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम और पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व है। इसके बाद आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है। जब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो पॉलीगॉन बनाने के लिए आपने क्या करना है? तो अलामत तो जरूरत नहीं है जी इंटरव्यू। जब आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है तो तब आपने क्या करना है? ये इसी से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हमने हिस्टोग्राम बनाई थी, ये हिस्टोग्राम, इस हिस्टोग्राम में आप अगर देखें तो 85.5 और 90.5 इन दोनों का मिड पॉइंट निकालने तो वो आपके पास क्या आता है? 88 आता है, ठीक है। 90.5 और 85.5 का मिड पॉइंट निकालने तो वो 88 आता है। यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी 88, यानी मिड पॉइंट आपने निकाल लिया पहली बाउंड्री का। सेकंड बाउंड्री का सेम इस तरह से आपने निकाल लिया, थर्ड का निकाल लिया, फोर्थ का निकाल लिया, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ का आपने क्या निकाल, सिक्स्थ का आपने क्या निकाल लिया? 6 की 6 क्लासेस का आपने मिड पॉइंट निकाल दिया। वो मिड पॉइंट यहाँ पे आपने मार्क कर दिया। ये देखो 88 है, फिर 93 है, फिर 98 है, 103 है, 108 है, 113 है और 113 है। यहाँ तक आप देखें 88 से लेके 113 तक ये आपने 6 के 6 मिड पॉइंट इसके मार्क कर दिए। और किया क्या? यही जो हिस्टोग्राम बनी हुई है 88 से सीधी लाइन ऊपर एक खींचेंगे और इस जगह के ऊपर एक पॉइंट निकाल लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा दरमियान, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, फिर यहाँ पे लग जाएगा, फिर यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपकी क्या बन रही है? ये पॉलीगॉन बन रही है।
जब आपके पास ये मिड पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंगली पॉइंट लग जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 के ऊपर लगा हुआ है, 4 के ऊपर लगा है, फिर 10 के ऊपर, फिर 6 के ऊपर, 3 के ऊपर और 1 के ऊपर, तो ये पॉइंट्स जब आपके पास लग जाएंगे तो आप इनको एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कैसे करेंगे? इससे जो पिछला डिफरेंस है, जैसे ये 93 और 88 का कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो 88 में से 5 और माइनस करेंगे तो 83 हो जाएगा। 83 पे इसको डट कर देंगे, डॉटेड लाइन के थ्रू आप इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे फ्रीक्वेंसी। सेम इसी तरह से यहाँ पे 1 पे है तो 113 में 5 जमा करके 118 बनता है। 118 के ऊपर आप क्या करेंगे, स्टैंड को खत्म कर देंगे। ये आपकी क्या बन गई, ये जो एक तो ये कर्व बनी हुई है, कर्व नहीं, आपके पास ये जो पॉलीगॉन बन रही है, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, जिसकी मल्टी डायमेंशन हो, ठीक है। जैसे हेक्टागॉन क्या होती है, पेंटागॉन क्या होती है, पेंटागॉन होती है जिसकी 5 डायमेंशन आ रही हो, 5 कॉर्नर्स हो, 5 नुकरे हो। पॉलीगॉन वो होती है जिसकी मल्टीपल नुकरे हो। तो ये आपके पास कोने जो हैं वो मल्टीपल बन रहे हैं, इसलिए आपके पास ये पॉलीगॉन कहलाती है, और इसको आप कर्व के थ्रू पे फिट करते हैं। ये कर्व फिटिंग की टेक्निक्स होती हैं जो आगे आएंगी, ठीक है। वो कैसे होती हैं वो हम मतलब आहिस्ता आहिस्ता उसको रीड आउट कर लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर आपसे पूछा जाए कोई डाटा दिया जाए, उसकी आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आपने उसकी हिस्टोग्राम प्लॉट करनी है। हिस्टोग्राम प्लॉट करने के बाद आपने उसकी उसी हिस्टोग्राम के ऊपर, ये मतलब सेपरेटली बनी हुई है, सेपरेटली बनाने की जरूरत नहीं होती, आपने उसी के ऊपर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनानी है और फ्रीक्वेंसी कर्व बनानी है। तो आप उसको इस तरह से फिट कर सकते हैं। यहाँ तक अगर नहीं समझ लगी तो आप पूछने में एक्सप्लेन कर देता हूँ, अदरवाइज लास्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं और पॉइंट अप करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन एग्जांपल सारा कुछ है, ये तो पहले दिन से डिसाइडेड है। आज आपको एक्सरसाइज असाइन की जा रही है ना, आपने ये सबमिट करनी है असाइनमेंट के तौर पे। एक्सरसाइज 1 में पहले असाइन कर चुका हूँ, सेकंड अब असाइन की जाएगी, उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो ये तो फर्दर पूछने की जरूरत ही नहीं है। एक्सरसाइज भी आएगी, एग्जाम्पल्स भी आएंगे, सारा कुछ आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। ये इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। अगर क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने उसकी पॉलीगॉन बनानी हो तो तब क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। 85.5, उसके बाद 90.5, 100.5 और इस तरह से आप चलते जाते हैं। वो उसकी वैल्यूज आप प्लॉट करते जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगी, जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं यानी सिग्मा एफ तक जाएंगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर जो आ रही है वो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है, और दूसरे एक्सिस के ऊपर आपने क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शो की, तो उसकी परसेंटेज आती है। तो ये आपके पास क्या होगा, क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की पॉलीगॉन कैसे बनती है वो इस तरह से बनती है।